नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की। हम बात करेंगे डेल्टा प्लस से निपटने के लिए सरकार क्या क्या तैयारी कर रही है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर भले ही कुछ हद तक कम हुआ हो, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर की आहट भी लगातार सुनाई दे रही है। इस बीच कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस वेरिएंट के कई केसेस भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में लगातार हालात बिगड़ने लगे हैं। पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही है। ऐसे में लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन इस बीच एक चिंता की बात सामने आई है। पंजाब में भी कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया है। कई अन्य सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण एक मौत भी हो गई है, जबकि अब तक कुल 7 केसेस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक महिला की मौत डेल्टा प्लस के कारण हुई है। मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक राज्य में अभी इस वेरिएंट से एक मौत दर्ज की गई है। जितने अन्य केसेस सामने आए हैं उन पर सरकार की नजर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में जो 7 केसेस सामने आए हैं उनमें 3 भोपाल, 2 उज्जैन, रायसेन, अशोकनगर से एक एक केस सामने आए हैं। बताया भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश से इतर अब महाराष्ट्र में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ही कुल 9 केसेस दर्ज किए गए हैं। हालांकि ये सभी केसेस बिना लक्षण वाले। रत्नागिरी के जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्रा के मुताबिक जिले की संगमेश्वर तहसील में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के केसेस सामने आए हैं। इसको देखते हुए 4 गांवों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। यहां कुल 6000 आरटीपीसीआर टेस्ट करवाए गए, जिनमें कुल 141 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 9 केस डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आए हैं। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में करीब 2 दर्जन डेल्टा प्लस के केसेस सामने आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मामले बढ़ने लगे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब सवाल है कि डेल्टा प्लस को देखते हुए इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग हो रही है या नहीं। हमारे देश में जो वैक्सीन लग रही है, इस पर डेल्टा प्लस पर कुछ असर इसका पड़ेगा या नहीं। तीसरी लहर में डेल्टा प्लस को नियंत्रित करने के लिए क्या प्लान है? जी, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के लिए लगातार विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट अब कहीं ना कहीं हैरान और परेशान करने वाला है। ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इससे कैसे निपटा जाएगा। हमारे साथ इस पूरे विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव इस वक्त हमारे साथ है, सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ है, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल की। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपसे मेरा सीधा सा सवाल ये है कि सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये बाकी वेरिएंट से अलग कैसे है, क्या खास है इसमें? डेल्टा वेरिएंट में अगर आप स्पाइक प्रोटीन को समझें, स्पाइक प्रोटीन वो जगह होती है जहां से वो वायरस रेस्पिरेटरी सेल लाइनिंग में चिपकता है और वो अंदर जाता है जी। अब वायरस अब जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, तो वो इससे चिपकता है। अगर इसकी एफिनिटी वो बढ़ जाती है इस स्पाइक प्रोटीन की, वो बहुत आराम से, बहुत तेजी से इसके साथ में चिपक पाए, ऐसा चेंजेस डेल्टा वेरिएंट में। डेल्टा वेरिएंट में स्पाइक के अंदर, प्रोटीन के अंदर वो चेंजेस हैं जिसकी वजह से वायरस तेजी से फैलता है, बाहर ज्यादा जिंदा रहता है। उसी के साथ में जब अंदर जाता है शरीर में, ज्यादा एफिनिटी से लंग के सेल से चिपक के अंदर जाके घातक तरीके से सेल्स को मारता है। इसी के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट आ जाता है, जिसमें रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन म्यूटेशन है। रिसेप्टर बाइंडिंग मतलब इसी स्पाइक प्रोटीन के अंदर एक और चेंज ऐसा आ गया
कि वो और तेजी से एस इनहिबिटर से चिपक पाए और साथ में जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जो नेचुरल एंटीबॉडी बनी है, उसको वो इवेड कर पाए। जी। तो वायरस समझदारी तरीके से जब जीना चाहता है, वो जिएगा कैसे कि बाहर ज्यादा टाइम जिंदा रह पाए, तो जो उसका मेटाबॉलिज्म है उससे बता पाए। दूसरा, शरीर में जाके जल्द से जल्द रेस्पिरेटरी सेल्स जो है, जो लंग के सेल्स है, उसमें चला जाए अंदर और अपने आप को रेप्लिकेट करके वो बॉडी की मशीनरी को यूज करके ज्यादा अंदर सेल में जिंदा रह पाए। तो यही स्पाइक प्रोटीन की चेंजेस है, यही रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन की चेंजेस है और यही चीजें वायरस को एंटीबॉडी से, दवाइयों से या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से बचाता है, क्योंकि ये द्वंद्व है, लड़ाई है। ठीक है सर, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अनीता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तमाम वायरस की हम बात कर रहे हैं, तमाम वेरिएंट की हम बात करते हैं, लेकिन जब डेल्टा की बात होती है तो जाहिर तौर पे कहा जाता है कि बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित करता है और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि बाकी जो वायरस है उनसे ज्यादा खतरनाक है। सवाल इस बात को लेकर कि जो बाकी वायरस है, कहा जा रहा है कि 14 दिन तक वो एक बॉडी के एक व्यक्ति की बॉडी में जिंदा रहते हैं। डेल्टा प्लस की अगर हम बात करें तो इसका क्या नेचर है, ये कैसे आगे बढ़ता है और ये कितने दिनों तक इंसान की बॉडी में रहता है? यस, ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, देखिए ये डेल्टा प्लस फर्स्ट टाइम इंडिया में दिखाई दिया गया जनवरी मंथ, उसके बाद हमारे पास सेकेंड वेव आया। ये जो सेकेंड वेव लगातार ये डेल्टा वेव से हुआ, उसके बाद दिखाई दिया कुछ वेरिएशन और म्यूटेशन होने लगा। अब डेल्टा वेव अगर देखिए, इसका नाम है D.1.617.2। डेल्टा वेरिएंट का 3-4 वेरिएशन आने लगा। ओके, तो उसमें भी एक डेल्टा प्लस नया वेरिएंट है, ये अभी अभी डिटेक्ट हुआ। अगर आप डेल्टा वेरिएंट खाली देखेंगे 70 देशों में है, डेल्टा प्लस देखेंगे 10 से 11 देश में अभी फैल चुका है। तो इन म्यूटेशन में वो जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो गया, उसके वजह से ये वायरस नहीं। डॉक्टर अनीता, ये डिफरेंस मुझे बताइए। आप डेल्टा की बात कर रहे हैं और डेल्टा प्लस की बात कर रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? या डेल्टा जो नया आया था जनवरी में इंडिया में, डेल्टा का नाम है D.1.617.2। तो इस डेल्टा, उसके हमारा सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव के साथ साथ वायरस का जेनेटिक मटेरियल बदलने लगा। बदलने के बाद उसके जेनेटिक मटेरियल में छोटा सा चेंज हुआ, उसको हम बोलते हैं डेल्टा प्लस। उसके AY1 और जेनेटिकली वो लगाते हैं नाम। ये है म्यूटेशन ऑफ द डेल्टा वायरस, और भी म्यूटेशन प्लस हो गया। अभी जो जब हम लोग जिनोमिक टेस्ट करते हैं वायरस में, इससे पता चला ये दूसरा है, डेल्टा का वेरिएंट है। तो जैसे हमको कैंसर होता है कि कभी कभी वेरिएंट होता है, कुछ वेरिएंट अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, निकल जाते हैं, कुछ वेरिएंट बहुत ही खतरनाक है, तेजी से बढ़ रहा है। तो दिखाई दिया गया कि प्लस वेरिएंट से अभी खाली 11 देश में अभी फैल चुका है। तो क्या होता है, आपने तो क्वेश्चन पूछा कितना दिन रहते हैं, 7 दिन शरीर के अंदर रहते हैं, क्योंकि अंदर जाते हैं, जल्दी जल्दी उनका सांस का फूलना लगता है, लंग्स में दिखाई देता है, लॉट ऑफ शैडोज, वायरल निमोनिया, साथ साथ तेज बुखार होते हैं, पेशेंट हॉस्पिटल आईसीयू में चले जाते हैं। तो एक डेल्टा वेरिएंट इज वेरी फास्ट, हाईली ट्रांसमिसेबल एंड फास्ट। बिल्कुल, बाकी वायरस के मुकाबले काफी फास्ट है। डॉक्टर राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिम्टम्स में कुछ अलग है, कुछ चेंजेस है, या फिर वो सेम सिम्टम्स देखे जा सकते हैं इस डेल्टा प्लस में भी जो कि बाकी वायरस में भी देखने के लिए मिले, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द, शरीर में दर्द, वही सिम्टम्स है या कुछ अलग है इसके? नेहा जी, जो प्राथमिक सिम्टम्स हैं वो दोनों ही डेल्टा और डेल्टा प्लस और अल्फा वेरिएंट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इंपॉर्टेंट डेल्टा और डेल्टा प्लस की ये है कि वो ज्यादा तेजी से संक्रामक रोग को बढ़ाते हैं। संक्रामक शक्ति, जिसे इन्फेक्टिविटी रेट कहते हैं। जैसे पहली वेव में और दूसरी वेव में अंतर क्या था? पहले में मुझे हुआ, मेरे वाइफ को और बच्चे को नहीं हुआ, पूरे घर में नहीं फैलता था। दूसरी वेव में मेरे को अगर हुआ तो ये बात मान के चलनी थी कि वाइफ और बच्चे और बूढ़े माँ बाप को होगा ही होगा। तो इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वायरस बाहर लंबे समय तक जीवित रह सकता है, अंदर शरीर में जाके जल्द से जल्द रेप्लिकेट कर सकता है
और वो क्षति पहुंचा सकता है। तो क्या डेल्टा वेरिएंट से अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल होती और दवाइयां होती जैसे यूके में है, तो शायद मृत्यु दर इतनी नहीं होती हिंदुस्तान में भी, क्योंकि ये एक अननोन चीज थी। डेल्टा प्लस वेरिएंट ना ही सिर्फ इन्फेक्टिविटी बढ़ाता है, बट वो नेचुरल इम्यूनिटी की जो एंटीबॉडीज को है उसको शायद इवेड कर सकता है, छुप सकता है उनसे और मरने में देर या समय लगा सकता है। बट ऐसे अभी तक आया नहीं है। ये हाइपोथेसिस है कि शायद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उस पर काम ना करे। डॉक्टर राहुल जो आप चीजें कह रहे हैं उसके मुकाबले तो यही उसके आधार पे तो मैं यही कह सकती हूँ कि जो वायरस है वो लगातार अपने आप को पावरफुल कर रहा है, वो लगातार पावरफुल हो रहा है। लेकिन ऐसे में जो वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं, जो वैक्सीनेट किया जा रहा है लोगों को, सर वो तो पहले वायरस के हिसाब से वैक्सीन बनाई गई। अब क्या वो वैक्सीन क्या इस डेल्टा प्लस पर असर डालेगी और कितना असर डालेगी? नेहा जी, पहली पॉइंट, अगर वायरस म्यूटेट हो रहा है तो इंसान भी चुप नहीं बैठा, वो भी निरंतर और लगातार तरीके से वायरस पे प्रहार कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम आज केसेस देखें यूके के और यूएस के, जहां पे 2 डोज से ज्यादातर पॉपुलेशन को लगा चुके हैं, वहां पे मृत्यु दर नहीं बढ़ रही, वहां पे हॉस्पिटल एडमिशन नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा वेरिएंट पे भी वैक्सीन कारगर है। बट हाँ, जो पहले 1 डोज होती थी अब वो 2 डोजेस कारगर है। तीसरा इंपॉर्टेंट, डेल्टा प्लस पे अभी तक रिसर्च ये नहीं बता रही कि ये मृत्यु का कारण ज्यादा बन रहा है। अगर कल हम मध्य प्रदेश की खबर देखें तो जिस महिला की मृत्यु हुई वो अनवैक्सीनेटेड थी। तो वायरस तो म्यूटेट करेगा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जितनी जल्दी जनता में हम नहीं, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है डॉक्टर राहुल कि पहले 1 डोजेस काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब आपको डोजेस जो हैं वो लगवाना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर अनीता, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मैम मुझे ये समझाइए कि ये जो डिफरेंसेस रखे गए हैं या फिर ये कहा गया है कि पहले जब कहा जा रहा था कि आप तकरीबन 28 दिन बाद दूसरी डोजेस लगा सकते हैं, दूसरी डोज ले सकते हैं, अब उस गैप को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। क्या ये डेल्टा प्लस आने के बाद इसके अंदर और बदलाव की आप उम्मीद रखती हैं या फिर आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? जो दूसरी डोज का जो वक्त था उसमें अब कुछ बदलाव की गुंजाइश है या फिर उसको और जल्दी कर देना चाहिए दूसरी डोज को? लगता है आपको ऐसा? या आपने ठीक बताया है, हम इंटरवल्स बदल रहे हैं सेकेंड डोज में, बोथ में कोवैक्सीन में भी और कोविशील्ड में भी। एक डोज जो इंक्रीज हुआ हमारा वो यूके स्टडी से दिखाई दे गया, एंटीबॉडी ज्यादा बेहतर है, अच्छा है अगर आप 12 हफ्ता के अंदर देंगे। ओके, 6 to 8 वीक्स। तो उसी हिसाब से इंडिया में भी एक स्टडी हुआ, उसमें भी दिखाई दे गया है। उसी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल दे दिया से 12 हफ्ता में ले लीजिए, अच्छा है और अभी भी चल रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा गवर्नमेंट का थोड़ा वैक्सीन प्रोडक्शन कम है वो भी खत्म हो रहा है और उसके साथ साथ रेगुलेशंस आया। बट ये डेल्टा वेव अभी आया, सेकंड वेव नहीं, ये तो कहा गया था, सरकार की तरफ से भी कहा गया था और ये कहा गया था कि मैम कि जो ये फैसला लिया गया है या फिर इस टाइम पीरियड को जो बढ़ाया गया है वो तमाम रिसर्च के आधार पर बढ़ाया गया है। ये कहा गया था कि 22 दिन एंटीबॉडी डेवलप होने में लगते हैं, उसके बाद ये इतने दिनों तक रहता है और उसके बाद ही आप दूसरी डोज लें। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है इसको देखते हुए क्या इस वक्त को, इस सीमा को घटा देना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है? ये सवाल है। यस, या एक बहुत ही जरूरी बात है आपने जो बताया, बिकॉज डेल्टा वायरस बहुत विरुलेंट है। ये जो 3 महीना का समय है, देखिए हम अभी यहाँ पे बैठ करके बोल नहीं सकेंगे, बट हमारा ख्याल से यस हफ्ता कमाना भी बोल नहीं सकेंगे, बिकॉज आपको एंटीबॉडी टाइटर अच्छा से नहीं बढ़ेगा, बढ़ाना भी नहीं सकेंगे क्योंकि वो भी अच्छा नहीं है। बट डेल्टा वायरस, अगर ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड कोवैक्सीन, समटाइम्स अभी पता नहीं चला कि फुल वो डेल्टा प्लस कंट्रोल कर सकेंगे कि नहीं। बट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिलीज आया कल परसों, उसने बताया था कि कोविशील्ड कोवैक्सीन इज इफेक्टिव इन द डेल्टा प्लस, बोल करके छोड़ दिया है कि आदमियों को इंडिया में घबराने का जरूरत नहीं है, अपना अपना वैक्सीन अपने टाइम लगाते रहिए। अभी तक डेल्टा प्लस को कवर कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ मास्क खोलना नहीं है,
टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, हमने पहली लहर देखी, हमने दूसरी लहर देखी, और हम जब तीसरी लहर की बात करते हैं तो हम बच्चों की बात करते हैं, और खास तौर पर इस डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी हम बात करेंगे। क्या ये तीसरी लहर की एक मुख्य वजह बन सकता है, और क्या हमारे अस्पतालों में इससे निपटने के लिए बेहतर इंतजाम है? दूसरी लहर से हमने सीख ली है क्या? नेहा जी, जिस प्रकार से सरकार प्रयासरत है कि तीसरी वेव अगर आती है तो उसमें हम आज से 60% ज्यादा, अगर पीक की जो 4 लाख केसेस थे, अगर 60% ज्यादा होते हैं, 6-7 लाख केसेस होते हैं, तो उसके लिए सरकार प्रयासरत है और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है। बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो 7 लाख होंगे, 8 लाख होंगे, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक वायरस ने अपने प्रारूप और स्वरूप में ऐसा बदलाव नहीं दिखाया जो ये बता पाए कि वो तीसरी वेव का कारण बनेगा। पॉकेट्स में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं, बट वो तेजी से नहीं फैल रहे, और अभी तक कोई भी ऐसा डेटा भी नहीं है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का वैक्सीन से प्रभाव ना हो। तो देखिए, ये हाइपोथेसिस है नेहा जी। तीसरी वेव, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, तीसरी वेव नहीं आएगी, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत डेटाबेस एनालिसिस है कि तीसरी वेव नहीं आएगी। पर तीसरी वेव के लिए इस प्रकार से, जिस प्रकार से सरकार प्रयासरत है, हो सकता है कि हम इस बार तीसरी वेव को अच्छे से टक्कर दे पाए और अपने नागरिकों को बचा पाए। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जितना हम तीसरी वेव के बारे में नेहा जी बात कर रहे हैं, उतना ही लोग अपना ट्रीटमेंट डिले कर रहे हैं, कैंसर का इलाज डिले कर रहे हैं। हमारी छवि विदेशों में धूमिल होती जा रही है, क्योंकि लग रहा है लोगों को कि थर्ड वेव आएगी। और सबसे बड़ा, उससे भी बड़ी चीज है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि सबके मन में भय ये है कि तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी। तो हमारा कहना ये है कि तीसरी वेव की हम तैयारी करें, सिर्फ बात ना करें, क्योंकि तैयारी करने से चीजें बच जाएंगी। अगर सिर्फ हम बात करते रहेंगे तो लोगों में डर, जो दूसरी वेव से अभी बाहर निकले हैं। डॉक्टर राहुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, तैयारी करनी चाहिए, और हम भी उम्मीद यही लगाते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका खुद का एक्सपीरियंस है और ये आप कहना चाहते हैं कि तीसरी वेव नहीं आएगी। सर, हम भी यही उम्मीद लगाते हैं कि तीसरी वेव का सामना लोगों को ना करना पड़े, क्योंकि दूसरी लहर में जिन्होंने अपनों को खोया है, जाहिर तौर पे वो अभी तक उनके आंसू नहीं सूख पाए हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर नहीं आएगी। लेकिन डॉक्टर अनीता, सवाल इस बात को लेकर है, अस्पतालों में कहाँ खामी, कहाँ कमियां आप देखती हैं तीसरी लहर के मद्देनजर? हम तो तैयारी उस हिसाब से करने की बात करेंगे, क्योंकि दूसरी लहर में लोगों ने बहुत दिक्कतों का सामना किया है, अस्पतालों के मद्देनजर भी, क्योंकि जब वो अस्पताल जा रहे थे तो उनको बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा था। अब बच्चों की भी हम बात करते हैं कि अगर तीसरी लहर आएगी और डेल्टा प्लस की वजह से ये तीसरी लहर का सामना लोगों को करना पड़ता है, तो हॉस्पिटल्स में किस तरह के इंतजाम होने चाहिए, जो कि हमने दूसरी लहर में नहीं देखा? जो हमारा दूसरी लहर है उसका बहुत ही खतरनाक था। हम ये बोलना चाहते हैं, जैसा 7 to 9 पॉइंट्स गाइडलाइन अभी आ चुके हैं IIT से, वो बहुत ही बढ़िया था। आई थिंक गवर्नमेंट में भी वैसे कर रहा है। फर्स्ट इज दैट एक है वैक्सीन प्रोडक्शन इंक्रीज करना, दूसरा प्रायोरिटी वैक्सीनेशन सबको देना है, तीसरा मेक वैक्सीन अवेलेबल एट डोर स्टेप, रूरल एंड अर्बन। उसके साथ साथ हमारे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको भी बढ़ाना चाहिए। उसी हिसाब से गवर्नमेंट भी देख रहे हैं, NGOs भी हेल्प कर रहा है कि आपने जो अभी फोटो दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसी हिसाब से ज्यादा बेड बढ़ाना चाहते हैं। जो सिक यूनिट है उनको अगर कुछ करके अगर ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी, NGO के साथ साथ बेड्स बढ़ाना है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट भी बढ़ाना है, डॉक्टर्स रिक्रूट करना है, अदर हेल्थ केयर वर्कर्स भी रिक्रूट करना है, उनको ट्रेनिंग देना है कैसे कोरोना वेव के करना है। और इसके बाद छोटे बच्चे भी आने वाले हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके लिए पीडियाट्रिक वेट्स, पीडियाट्रिशियन ट्रेनिंग और सब स्टाफ को बच्चों को कैसे मैनेज करना है उसका लेना है। उसके साथ साथ मेडिसिन भी रेडी करके रखना है। जैसे आपको पता है लास्ट टाइम रेमडेसिविर, एम्फोटेरिसिन बी, फंगल इन्फेक्शन में कमी हो गया है, ब्लैक मार्केटिंग वो नहीं होना चाहिए। सो ऑल द मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया को बताना है आप प्लांट रेडी करके रखिए। R&D फैसिलिटीज ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट देना चाहिए कि यस आप प्रोडक्शन बढ़ाते रहिए, एसेंशियल मेडिसिन को देना है। यू हैव टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, वो भी एक इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर सर्विसेज में।
और रूरल एरिया ग्रामों में हमको आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, सोशल वर्कर्स को जाना है, घर घर जा करके बोलना है कि वायरस आने वाला है। देखिए, एक बात हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि खाली हेल्थ केयर का जिम्मेदार नहीं है, बिकॉज हम लोग कोई नहीं बनाए हैं, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सही बात आपने कही है कि सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैम जो अभी हमने तस्वीरें देखी महाराष्ट्र की, नवी मुंबई की, वो जाहिर तौर पे बहुत खतरनाक थी। हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं, बिल्कुल मास्क नहीं लगा के रखते, और जो 2 गज की दूरी बार बार हम लोग कहते हैं कि आप मेंटेन करें, लगातार लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन वहां पर उन तमाम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई हमने देखी। और जाहिर तौर पर यहाँ पर लोगों की भी जिम्मेदारी है, उन्हें भी समझना चाहिए। लेकिन डॉक्टर राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर, किस वक्त पर अगर इंसान को सिम्टम्स आ रहे हैं या उसको लग रहा है कि वो अनवेल फील कर रहा है, किस वक्त पर, और ऐसा कौन सा सिम्टम है जिसके आधार पर उसको फौरन जाना चाहिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराने और अपना कोरोना टेस्ट करा के ये तय करना चाहिए कि हाँ वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं? ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के मद्देनजर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। नेहा जी, आज भी मैंने ट्वीट किया था एक न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, जिसमें इसने कहा गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आप कोविड हो सकता है, ये बात ध्यान रखना आवश्यक है। सिम्टम्स, बेसिक सिम्टम्स वही रहेंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, खांसी हो, जुकाम हो, लूज मोशंस हो, अत्यधिक शरीर में दर्द हो रहा हो, टेस्टिंग विल रिमेन ऑलवेज द कॉर्नरस्टोन। नेहा जी, कोई भी परेशानी होती है, दर्शकों को ये समझना जरूरी है, जिस प्रकार से हम बाकी टेस्ट कराते हैं वैसे ही कोरोना टेस्ट आपका जीवन का पार्ट रहेगा, अंग रहेगा। कोरोना कहीं नहीं जाने वाला, वैक्सीन लग जाए या ना लग जाए। ठीक है डॉक्टर राहुल, मुझे ये भी बताइए, क्योंकि देखिए मेरे पास वक्त की कमी है और मैं चाहती हूँ कि सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों से लूं ताकि जनता तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में पहुंच सके। पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की बात करूं या फिर तमाम और राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई केसेस पाए गए हैं। सर, वहां पर सरकारों को क्या कुछ अब कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत तेजी से ये तमाम और लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जाए वहां पर कोरोना केसेस आने के साथ ही या फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के साथ ही, क्या कुछ कदम उठाए जाए जिससे कि ये और ज्यादा तेजी से ना फैले? डॉक्टर राहुल, 3 चीजें करना आवश्यक है। पहली चीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोई भी जनता समझदार नहीं होती, अमेरिका की हो, इंडिया की हो, यूके की हो, उनसे समझदारी एक्सपेक्ट करना बहुत ज्यादा है। आपको इम्प्लीमेंट ही कराना पड़ेगा, भले ही वो सख्ती की जरूरत तरीके से हो, पहली चीज। दूसरी चीज, वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने एक दिन में 80 लाख लोगों का टीकाकरण किया था, उसी की दर को बढ़ाते हुए हमें 1 करोड़ रुपए ले जाके दोनों डोजेस जल्द से जल्द लगवाना आवश्यक होना चाहिए। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जीनोमिक सर्विलेंस करते रहना। जितने भी कोविड केसेस आते हैं उनका जीनोमिक सर्विलेंस होता रहे, और उसके बेसिस पे अगर कोविड या डेल्टा प्लस वेरिएंट आता है तो उसको हाइपर, जिसे हम कहते हैं हाइपर लॉकडाउन करना, कि उस एरिया को, उस टेरिटरी को लॉकडाउन करके बाकी लोगों से कट ऑफ रखना, सो दैट इसका ट्रांसमिशन ना बढ़ पाए। अगर हमने फरवरी में अमरावती में ये ध्यान दिया होता तो शायद मुंबई और महाराष्ट्र से ये जो इन्फेक्शन है वो पूरे देश में ना फैला होता। तो हमको अब समझदारी तरीके से डेटा के बेस पे, जीनोमिक डेटा के बेस पे ये डिसाइड करना है कि कहाँ लॉकडाउन होगा और कहाँ नहीं होगा, सो दैट पूरा देश सुचारू रूप से चल पाए। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राहुल। डॉक्टर अनीता, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए और इस विषय पर तफसील से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि आखिर डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, कैसे ये फैल रहा है और आखिर इससे कैसे निपटा जाए। किस वक्त आपको लगता है कि आपको इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाना चाहिए और कब आपको लगता है कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि ये तय हो सके कि आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क जरूर लगाना होगा ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।